नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि अभी 2-4 दिन पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक फ्रेश RFI को इशू किया गया था, जिसमें एक 18 से 30 टन क्लास की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। अब इस सेगमेंट में भारत के पास अभी कई ऑप्शन पहले से ही मौजूद है, लेकिन एग्जैक्टली इंडियन एयरफोर्स की स्पेसिफिकेशन को मैच करने वाली कोई भी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे में कई एयरक्राफ्ट है जो कि बेयरली इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को मैच कर पा रहे हैं, तो कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काफी ज्यादा ओवररेटेड है, तो उस वजह से इनका प्राइस का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बन जाता है। अभी के लिए ये सुनने को मिल रहा कि HAL की तरफ से भी अपने तरफ से एक मीडियम लीड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी तक HAL के पास देखा जाए तो कोई भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, और पहले रशिया के साथ जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्लान किया गया था वो कैंसिल करने के बाद HAL की तरफ से अपने तरफ से कोई भी ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि ऐसे में HAL की तरफ से किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स को एक मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा सकता है। कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि HAL की तरफ से अभी एम्ब्रर के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि अभी इंडियन एयरफोर्स को अपनी C390 एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। तो हो सकता है एम्ब्रर और HAL साथ मिलकर इसको भारत में बना सकता है, और ये भी लगभग 23 टन तक की इंटरनल कार्गो को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के अंदर आता है, जो कि 18 से 30 टन के बीच बताया जा रहा है। इसके अलावा HAL की तरफ से भी ये भी बताया जा रहा है कि वो भी एक हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 80 से 90 टन क्लास का एयरक्राफ्ट हो सकता है, जो कि एक बार में 30 टन से ज़्यादा कार्गो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, और इसको आगे चल के IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पर इसे कब तक डेवलप किया जा सकता है इसके बारे में भी कोई भी प्रॉपर आइडिया लगाना संभव नहीं होने वाला है। वहीं पर C290 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसको अभी AN-32 एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अभी जो नए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोशिश किया जा रहा है, उसको भी AN-32 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट स्टेल्थ मटेरियल को लेके। आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमारी सर्वाइविलिटी को 90 से 95% तक बेहतर कर सकता है, जो कि दुश्मन के रडार को हमको डिटेक्ट करने से रोक सकता है। ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुश्मन के रडार की तरफ से छोड़े जाने वाले वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे दुश्मन के रडार हमें डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में जितने भी 4 या 4.5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी होती है उन सभी को रडार जो है वो आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। पर अभी हमारी IIT मंडी की तरफ से एक ऐसी मटेरियल को डेवलप किया गया है जो कि किसी भी व्हीकल को स्टेल्थ बना सकता है। इसके बारे में अभी तक कोई डिटेल जानकारी IIT मंडी की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन IIT मंडी की तरफ से इतना बताया गया कि जिस मटेरियल को उनकी तरफ से भी डेवलप किया जा रही है करीब 90% तक रडार वेव्स को ऑब्जॉर्व कर सकता है, जिसका व्हीकल की ज्योमेट्रिक डिजाइन के साथ या स्ट्रक्चर के साथ कोई भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है, और ओवरऑल किसी भी डायरेक्शन से आने वाली रडार वेव को करीब 90% के आसपास एब्जॉर्ब कर सकता है। और इस मटेरियल को हम लोग हमारे किसी भी व्हीकल से लेकर शिप और एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इसको सिर्फ हमारे नए व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें पहले से इसे इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया होगा, या फिर इसको हम एग्जिस्टिंग व्हीकल में भी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है तो ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी साबित हो सकता है, और इससे हमारे एग्जिस्टिंग सभी एयरक्राफ्ट को हम लोग चाहे तो काफी हद तक स्टेल्थी बना सकते हैं। अगला अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेके, और आप सभी को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किस तरीके से काम करता है और ये मॉडर्न डे वॉरफेयर में कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है। जिस तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हमें दुश्मन के रडार से नजर आने से बचाता है, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमें दुश्मन के रडार में डिटेक्ट होने के बाद बचाने के काम आता है, जो कि दुश्मन के रडार को हमारी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाने नहीं देता है, या हमारे ऊपर प्रॉपर लॉक करने या फिर हमको ट्रैक करने की कैपेबिलिटी नहीं देता, जिस वजह से दुश्मन को ये तो पता होता है कि वहां पर कोई ना कोई दुश्मन मौजूद है, लेकिन उसको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि उस एरिया में कितने दुश्मन मौजूद है और वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। और कभी कभी दुश्मन के रडार को हम लोग पूरी तरीके से नाकाम भी कर सकते हैं, जिससे हमारे एग्जिस्टिंग 4 जनरेशन या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी दुश्मन के एरिया में घुसकर हमला करके वापस आ सकते हैं। इसी बीच अभी तक भारत की तरफ से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वो ज़्यादातर इजरायली ओरिजिन सिस्टम हुआ करते थे, पर अभी बेंगलुरु की एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी जिसका नाम डाटा पैटर्न है, उनकी तरफ से अभी साब के साथ कोलैबोरेट करके एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया गया, जो कि एक
एयरबोर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है और आमतौर पर इनको हमारे एयरक्राफ्ट कॉम्बैट मिशन के दौरान कैरी कर सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट डिटेल और डिज़ाइन तो फिलहाल के लिए पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि एरो इंडिया 2023 के अवसर पर इसको डिस्प्ले करने की बात की गई है। इसके अलावा डाटा पैटर्न की तरफ से भी ये भी क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने भी एक लो फ्रिक्वेंसी रडार के लिए भी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को डेवलप किया है, जो कि किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी काम आ सकता है। और अभी तक जो एंटी स्टेल्थ रडार बनाया जा रहा है, जो कि लो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकते थे, यानी कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकते थे, ये उनसे भी हमारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट होने से रोक सकता है और बचा सकता है। और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे घातक यूसीएवी या फिर एमका जैसे एयरक्राफ्ट में काम आ सकता है। अगला अपडेट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की तरफ से। जब से भारत और चाइना के बीच फेसअप होना शुरू हुआ था, तब से एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स की जरूरत हमको महसूस होने लगा था। और खास करके हाल ही में हुई फेसअप के बाद भारत की तरफ से पूरे भारत और चाइना की बॉर्डर में मौजूद सभी एग्जिस्टिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को दोबारा से रीएक्टिवेट करने का प्लान किया गया था। प्राइमरीली एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को हम लोग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, जहां पर हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने वाले, जो कि कम समय के अंदर बॉर्डर तक सामान पहुंचाने के लिए काम आ सकते थे, क्योंकि बाय रोड जाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है और आप सभी इसका कारण अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हिमालयन रीजन में जो रास्ते वो इतने अच्छे नहीं होते। इस वजह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मौजूद हमारे सभी एग्जिस्टिंग एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को एक्टिवेट करने की बात की गई, तो उसको बेहतर करने का प्लान किया गया था। इन सभी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में से लद्दाख में मौजूद न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक बहुत ही खास बेस हो सकता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली लेह से करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब मौजूद है। तो यहाँ पर से बॉर्डर तक सामान पहुंचाना बहुत ही आसान हो सकता है। इसी वजह से इसको पिछले साल रीएक्टिवेट करने का प्लान किया गया था और अभी बताया जा रहा है कि इस एयरफील्ड को अभी बहुत ही तेजी के साथ तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। पहले उम्मीद किया गया था कि यहाँ पर भी सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जाएगा, लेकिन अभी पता चला कि यहाँ पर आगे चल के हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट को भी तैनात करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें सुखोई से लेके रफाल तक यहाँ पे डिप्लॉय होने वाला है और इसको आगे चल के बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव रोल में भारत इस्तेमाल करने वाला है। अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ C-130J सुपर हरकुलेस, Mi-17, चिनॉक और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर को ही ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अभी इसको अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर लगभग सभी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सकेगा और अभी इसी कारण की वजह से इसके रनवे को भी करीब 2.3 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड करने की बात की गई है। अगला अपडेट चाइनीज बलून्स की तरफ से। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के ऊपर एक चाइनीज बलून को देखा गया था, जिसको फाइनली यूएस की F-22 रैप्टर की तरफ से मार गिराया गया था। वैसे तो हर कोई इनको चाइनीज स्पाई बलून मानता है, लेकिन जब पूरी दुनिया भर के देशों की तरफ से इनको चाइनीज स्पाई बलून कहा जाने लगा, तो इस पर चाइना की तरफ से क्लैरिफाई किया गया था कि ये बस चाइनीज वेदर बलून था, जो कि गलती से अपनी पाथ से भटक गया था और यूएस के एयरस्पेस में चला गया था। लेकिन अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस पर एक डिटेल रिपोर्ट को तैयार किया गया था, जिससे साफ होता है कि चाइना जानबूझकर ऐसे बलून्स को बनाता है और अपनी दुश्मन देश के ऊपर भेजकर उसको जासूसी करने की कोशिश करता है। इस पर यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से अभी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ही नहीं, बल्कि इंडिया और जापान जैसे देशों के ऊपर भी ऐसे ही स्पाई बलून्स को जासूसी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से पूरे दुनिया भर में मौजूद उनकी 40 से ज़्यादा एम्बेसीज को भी खबर किया गया था कि चाइनीज स्पाई बलून है और ऐसे खतरों से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी सभी अलाइड कंट्रीज को सतर्क करने के लिए कहा गया था। यूएस की तरफ से बताया गया था कि जो बलून अभी स्पॉट किया गया था कोई अकेला चाइनीज बलून नहीं है और इस तरीके की चाइना के पास एक कंप्लीट बलून की फ्लीट मौजूद है, जिसको चाइना की तरफ से अपनी दुश्मन देशों के ऊपर स्पाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी बलून्स को चाइना की तरफ से अपनी हाइनान प्रोविंस से ऑपरेट किया जाता है और चाइना अभी यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, वियतनाम, जापान और फिलीपीन के ऊपर ऐसे बलून को छोड़ के जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। ये सभी बलून चाइना के एक स्पेसिफिक सर्वेलेंस यूनिट का हिस्सा है, जो कि एक तरीके से दूसरे देशों के ऊपर जाके जासूसी करने की कोशिश करता है और एक तरीके से इसको दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को वायलेट करने जैसा भी कहा जा सकता है। और ऐसे बलून अभी किसी 1-2 रीजन में नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट के हवाई, फ्लोरिडा, टेक्सास और गुआम जैसे लोकेशन में स्पॉट किया जा चुका है, जिससे साफ होता है कि चाइना जानबूझकर इनको स्पेसिफिक लोकेशन में ऑपरेट कर रहा है, ना कि चाइना के क्लेम के मुताबिक अपने रास्ते से भटक गया था और उसके बाद ये दूसरे के स्पेस में चले गए थे। और ऐसे चाइनीज खतरों से अभी आगे चल के भारत को बच के रहने के लिए यूएस की तरफ से वार्निंग दिया गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।